एपिसोड 52। खेल खत्म। चंडीगढ़। सुबह का वक्त। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी के सब नाश्ता कर रहे थे। आयशा को चंडीगढ़ आए 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में आयशा ने एक बार भी अभय या उसके दिए हुए धोखे का जिक्र नहीं किया था अपने घर में किसी से भी। वो लोग जब भी उससे अभय के बारे में पूछते तो वो उसका टॉपिक टाल देती ये कहकर कि उसे अपने घर वालों से की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अभय को बताकर आई है चंडीगढ़। जिसके बाद घर में कोई भी उससे और कुछ नहीं पूछता था। नीनी, तू अपने ससुराल कब जाएगी वापस? कोको ने उससे पूछा तो आयशा से घूरने लगी। मुझे लगा था कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया होगा इन 3 महीनों में, इसलिए आप सबको भी मेरे यहाँ आने से बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे नहीं पता थी ये बात कि आप लोगों को मेरी रोटियां इतनी भारी पड़ जाएंगी। अभय के घर में तो कभी भी किसी ने मेरी रोटियां नहीं गिनी, मगर आज आप लोगों ने मुझे ये जता दिया कि मैं शादी के बाद पराई हो गई हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए सबको मेरे यहाँ आने से परेशानी होने लगी। आयशा ने एक सांस में सभी की क्लास लगा दी, या यूं कहे कि उसने अभय का गुस्सा अपने घर वालों पर उतार दिया था। आयशा गुस्से में वहां से उठकर चली गई, नाश्ता बीच में ही छोड़कर। कमरे में पहुंचते ही उसने खुद को अंदर बंद कर लिया और मुंह मुंह को हथेली से दबाकर रोने लगी ताकि उसकी रोने की आवाज़ कोई सुन ना ले। नीनी यार, मैं तो छेड़ रही थी बस तुझे, भला मुझे क्यों होगी तेरे यहाँ आने से परेशानी? मैं तो बहुत खुश हूँ। प्लीज़ गुस्सा मत कर, प्लीज़ ना यार, गुस्सा मत हो तू, वरना तू गुब्बारे जैसी फूल जाएगी। सायशा आयशा को मनाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन इस वक्त आयशा को सिर्फ अभय का वो धोखा याद आ रहा था जो उसने आयशा को दिया था। आयशा को आज उसके दिल में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। उसे आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत अजीब सी बेचैनी, सिर घूमना, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। दोपहर का वक्त था। आयशा अपने कमरे से बाहर आई। नीचे हॉल में इस वक्त सिर्फ मंजीत और दीदा बैठे हुए थे, जो इस समय लस्सी पी रहे थे। जब मंजीत की नज़र आयशा पर गई तो वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, आजा बैठ यहाँ, मैं तेरे लिए भी लस्सी लेके आती हूँ। आयशा अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई। वो काफ़ी शांत थी। असल में आयशा का नेचर शांत नहीं था। वो हर वक्त चहकने वाली चिड़िया बनी फिरती थी, लेकिन जब से वो चंडीगढ़ आई थी उसके बदले व्यवहार को सबने नोटिस किया था। की गल है पुत्र, तू इतनी शांत क्यों है? तेरे और अभय के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तू जब से यहाँ आई है तब से देख रही हूँ कि तू अभय से बात नहीं करती। क्या वो तुझे फ़ोन या मैसेज नहीं करता है? दीना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। तभी वहाँ पर मंजीत भी आ गई, हाथ में लस्सी का गिलास लिए। हाँ बेबी, तेरी और अभय की लड़ाई हुई है क्या? और ये क्या, तेरा गला सूना क्यों है? मांग भी नहीं भरी है तूने तो अपनी, आखिर क्या बात है? मंजीत भी अब आयशा से सवाल जवाब करने लगी थी। अचानक आयशा रोने लगी। उसे रोता हुआ देख मंजीत और दीना समझ गए कि सच में आयशा अभय के साथ झगड़ा करके आई है। कुछ देर रोने के बाद अब आयशा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रही थी। तब मंजीत ने उससे कहा, क्या हुआ बच्चा, क्या बात हुई है? क्या अभय ने तुझे डांटा या उसने तुझे परेशान किया? बता ना, तू चुप क्यों है? कुछ भूल क्यों नहीं रही है तू? मंजीत अब और भी ज़्यादा परेशान होने लगी थी आयशा के लिए। मम्मी, दीदा, मैं वो घर, वो शहर और उस धोखेबाज आदमी को हमेशा के लिए छोड़ कर आ गई हूँ, आयशा ने कहा। उसकी बात सुनकर मंजीत और दीदा दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था जो कुछ भी अभी अभी आयशा ने उन दोनों से कहा था। तो ऐसा क्यों कह रही है? अब क्या किया मैंने? इस बार मंजीत की टोन काफ़ी गुस्से से भरी हुई थी अभय के लिए। मम्मी, दीदा, वो अभय
वो धोखेबाज है। उसने आयशा ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था, जो कुछ भी मान्यता की मामी स्वर्णा ने उससे कहा था, और जो कुछ भी आयशा ने खुद अपने कानों से सुना था अभय को अनिरुद्ध से बात करते हुए। आयशा की बात सुनकर मंजीत और दीदा को जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। उल्टा मंजीत ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बोली, चल मेरे साथ। इस अभय को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। अपनी माँ की बात सुनकर आयशा चिढ़ते हुए अपनी माँ से बोली, मम्मी प्लीज़ मुझे नहीं जाना अब वहाँ। और वैसे भी मैंने आज ही अभय के लिए तलाक के कागज़ भिजवा दिए हैं। मैं उससे तलाक ले रही हूँ और आप लोग फ़िक्र मत करो। तलाक होने के बाद मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी, आप लोगों पर बोझ नहीं बनूँगी और ना आप लोगों की रेपुटेशन पर कोई आँच आने दूँगी। इनफैक्ट मेरी वजह से आप लोगों को कोको की शादी करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आयशा एक सांस में ही इतना कुछ भूल चुकी थी कि अब मंजीत के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अचानक से मंजीत का फ़ोन रिंग किया। उसने स्क्रीन पर नाम देखते ही उस कॉल को रिसीव किया और बात करने से पहले ही बात करने के लिए थोड़ा दूर चली गई। 2 मिनट बाद वो वापस से उसी जगह पर आई और उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी हम सबको अर्जेंटली राजस्थान जाना होगा क्योंकि जानकी आंटी जी का देहांत हो गया है। ये बात सुनते ही आयशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो हैरानी से अपनी माँ को घूरते हुए उनसे बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? वो बुढ़ी तो अभी काफ़ी हट्टी-कट्टी है। अभी तो वो 50 साल और जिएगी कम से कम। और मुझे नहीं लगता कि उस हिटलर को भगवान जी इतनी जल्दी बुला लेंगे अपने पास, वरना वो तो ऊपर जाकर भी भगवान जी से उनका साम्राज्य छीन लेगी। आयशा के शब्दों को सुनकर मंजीत और दीदा दोनों के दोनों उसे एकटुक घूरे जा रहे थे। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा को जानकी से इस हद तक प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज कर मंजीत उससे बोली, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार हो जा, हम सबको राजस्थान के लिए निकलना है। मैं तेरे पापा और भाइयों को और कोको को इन्फॉर्म कर देती हूँ इस बारे में, वो सब लोग हमें वहीं एयरपोर्ट पर ही मिल जाएंगे। ये कहकर मंजीत अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में पूरा का पूरा बेदी परिवार राठौड़ महल पहुंचा। बेदी परिवार को अचानक से, और वो भी इतने सालों बाद, राठौड़ महल में देख सबके सब हैरान रह गए। आप लोग यहाँ अचानक? केतकी हैरान होकर बोली, हाँ हमें यहाँ फ़ोन करके बुलाया गया है चाची। ये कहकर दादी सा अब इस दुनिया में नहीं रही। आयशा तपाक से बोली, लेकिन केतकी इस पर ज़ोर से चिल्लाई, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम आशा के लिए? केतकी आयशा को डांटने लगी। तब तक सीढ़ियों से नीचे जानकी देवी भी आ गई, जो देखने में एकदम भली चंगी लग रही थी। तभी वहाँ मान्यता के मामा मामी स्वर्णा और भीम सिंह साथ में स्वाति और मान्यता भी पहुँच गए। स्वर्णा और मान्यता बेदी परिवार को अचानक राठौड़ महल में मौजूद देखकर काफ़ी दंग रह गए थे। असल में तो सिंह परिवार को भी राठौड़ महल में जानकी देवी की झूठे स्वर्गवास का कहकर बुलवाया गया था। अचानक से महल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और अभय और अनिरुद्ध की एंट्री हुई, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो दोनों के दोनों बहुत ही रॉयल अंदाज में नीचे आ रहे थे। अभय की नज़र तो सिर्फ आयशा पर ही टिकी हुई थी, लेकिन आयशा ने उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया। अभय को आयशा का इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभय भी हॉल में सेंटर में आकर खड़ा हो गया। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हो गया था तुम अभय के साथ रिश्ता तोड़कर चली गई थी? जानकी देवी ने बड़ी नर्म आवाज़ में आयशा से पूछा। भाई आयशा को तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसकी दादी सास उससे इतनी स्वीटली बिहेव करेगी। असल में तो जानकी को आयशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अभय ने अपनी दादी को सख्त हिदायत दी थी कि वो आयशा या उसके परिवार वालों के साथ किसी भी तरह का कोई मिसबिहेव नहीं करेगी, इसीलिए उसे ये सब नाटक करना पड़ रहा था। आप लोग तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आयशा यूटली बोली। उसका ये एटीट्यूड जानकी देवी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था।
लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को काबू में रख और उससे नरमी से बोला, नहीं बेटा, हम जानते हैं वजह, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, तुमने क्यों अभय को के कागज़ भेजे। तलाक शब्द सुनते ही मान्यता की तो खुशी का ही कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त वो अपनी ये खुशी किसी को भी जाहिर नहीं कर सकती थी। अचानक से इसलिए वो नॉर्मल रही। आप सब के सब धोखेबाज हैं। आप सबने मुझसे ये सच छुपाया। मुझसे झूठ बोलकर आपके पोते ने मुझसे शादी करी है, आयशा ने कहा। वहीं स्वर्णा के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी, क्योंकि अब किसी भी वक्त उसके गले में फांसी का फंदा पड़ सकता था। क्या झूठ क्या झूठ कहा है मैंने तुमसे? इस बार अभय बोला। यही कि तुम्हारी शादी पहले मान्यता से हुई थी, और फिर जब तुम दोनों की कोई औलाद नहीं हुई तो दादी ने तुम दोनों का तलाक करवा दिया, और फिर तुमने मुझसे शादी करी बच्चे के खातिर, आयशा ने अभय को जवाब दिया। वहीं आयशा की बात सुनकर तो अभय और बाकी सब के सब हैरान रह गए। और आपको ये सब किसने कहा? इस बार अनिरुद्ध बोला। ऑफ कोर्स स्वर्णा आंटी, उन्होंने मुझसे ये बात कहा। उन्होंने मुझसे उस दिन हॉस्पिटल में कहा कि अभय पर मुझसे पहला हक मान्यता का है। मान्यता अभय की पहली पत्नी है। आयशा ने स्वर्णा की तरफ देखकर कहा। वही स्वर्णा अपनी नज़रें किसी से भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि आखिरकार उसका भांडा फूट चुका था, या यूँ कहे कि उसका प्लान कामयाब होते होते फ्लॉप हो गया था, अभय और आयशा को अलग करने का। ये सब झूठ है। अभय की पहली पत्नी तुम हो, और रही बात मान्यता की, तो उसकी अभय के साथ सगाई होने वाली थी, लेकिन सगाई के एक दिन पहले अचानक से मान्यता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसके कुछ टेस्ट करवाए गए और उन रिपोर्ट्स में ये रिज़ल्ट आया कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने खुद इन दोनों का रिश्ता तोड़ दिया था। जानकी देवी ने जब आयशा से ये बात कही तो आयशा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी मंजीत ने भी उनकी बात पर सहमति जताई, क्योंकि बेदी परिवार को राठौड़ खानदान के बारे में उड़ती उड़ती खबरें मिल ही जाती थी कहीं ना कहीं से। और तुम स्वर्णा, शर्म नहीं आई ज़रा सी भी आयशा को अभय के खिलाफ भड़काने में तुम्हें? तुम इन दोनों को अलग करना चाहती हो? जानकी देवी गुस्से से कहा जाने वाली नज़रों से स्वर्णा को ही घूरे जा रही थी। वहीं स्वर्णा अपनी नज़रें नीचे करे हुए सबको शांत होकर सुन रही थी। बताओ, ये सब क्यों किया तुमने? जानकी देवी की दहाड़ सुनकर आयशा काफ़ी सहम गई, क्योंकि उसे ऊंची आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। इसीलिए अभय ने जानकी देवी से कहा कि वो आयशा के साथ नरमी से पेश आए। तो मैं क्या करती मैं? आप लोगों ने मेरी मान्यता की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सगाई के एक दिन पहले आप लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन क्या एक बार भी आप लोगों ने ये सोचा कि मेरी मान्यता पर और उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? स्वर्णा भी जानकी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। इसीलिए मैंने इस लड़की को अभय की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देने का प्लान बनाया, ताकि मान्यता वापस से अभय की ज़िंदगी में आ सके। और अगर ये लड़की मान्यता के रास्ते से नहीं हटी तो मैं, ये कहकर स्वर्णा ने आयशा के बाल खींचकर उसे अपनी तरफ खींचा और साइड टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को फोड़ दिया और उसका एक टुकड़ा उठाकर आयशा की गर्दन पर रख दिया। मैं इसे जान से मार डालूंगी। मान्यता ही अभय की पत्नी बनेगी, कोई और नहीं। अरे इस लड़की की तो कोई औकात ही नहीं है मेरी भांजी के आगे, स्वर्णा बोली। उसने कांच का वो टुकड़ा अभय की गर्दन पर ही रखा हुआ था, बस काटने की देरी थी उसकी गर्दन को। अगर इसे ज़िंदा देखना है ना तुम लोगों को, तो आज जो इस लड़की ने तलाक के कागज़ भेजे हैं उस पर जल्दी से साइन कर दो, ताकि जल्द से जल्द मेरी भांजी इस घर की बहू बन जाए, स्वर्णा बोली। वहीं सभी के सब अब और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि आयशा पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अभय काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और काम लग रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया और स्पीकर पर डाल दिया। बॉस, मैंने सिंह मोटर्स के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। अब जब
आप जब बोलो मैं सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ से असिस्टेंट की आवाज़ आई। भीम सिंह को अपनी कंपनी बचाना बहुत ज़रूरी था, वरना वो तो सड़क पर ही आ जाता। इसलिए उसने अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाली और अपनी बीवी स्वर्णा के पैर पर गोली मार दी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी। ग्रेट। आप फिक्र मत करिए मिस्टर सिंह, मैं आपका ये राज राज ही रहने दूंगा। फिलहाल मैं स्वर्णा आंटी को हॉस्पिटल एडमिट करवा देता हूँ। अभय एक किलर स्माइल के साथ बोला। वहीं आयशा के लिए अभय को ये सब करता हुआ देख मान्यता को काफ़ी जलन होने लगी। मैं इस आयशा को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो ज़्यादा दिन नहीं बचेगी आयशा, कुछ दिन जी ले तू अपनी ज़िंदगी, मान्यता अपने मन में बोली। मान्यता और कोको इस वक्त आयशा को मंजीत और कोको इस वक्त आयशा को संभाल रहे थे। तभी अभय उसके पास आया और उसे पानी पिलाने लगा अपने हाथ से, और जो टोन में उससे बोला, तलाक चाहिए था ना तुम्हें, मैं साइन कर देता हूँ कागज़ों पर। ये बोल अभय ने अपनी पॉकेट से वो डिवोर्स पेपर्स निकाले और साइन करने को हुआ, लेकिन तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या अभय साइन कर देगा डिवोर्स पेपर्स पर? क्या आयशा को होगा अपने किए पर पछतावा? आखिर अब कौन सी नई चाल चलेगी मान्यता आयशा के खिलाफ? जानने के लिए पढ़ें प्यार का कलमा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।